हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग ऑर्डर 17 ऑफ सीपीसी पढ़ेंगे। ऑर्डर 17 सीपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ही छोटा सा ऑर्डर है। एंड इट टॉक्स अबाउट एडजर्नमेंट्स। ठीक है, एडजर्न करने का मतलब क्या होता है? एडजर्न करने का मतलब है कि कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग है उसके लिए कोई नेक्स्ट डेट फिक्स कर दी है। ठीक है, कोई नेक्स्ट डेट दे दी है, कोई नेक्स्ट डेट फिक्स कर दी है, तो उसे हम एडजर्नमेंट बोलते हैं। रूल 1 सेज कोर्ट में एडजर्न हियरिंग एंड ग्रांट टाइम। कोर्ट जो है हियरिंग को एडजर्न कर सकते हैं और टाइम ग्रांट कर सकते हैं। सब रूल 1 सेज द कोर्ट में इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन। अगर सफिशिएंट कॉज उन्हें दिखती है, बताई जाती है कोई सफिशिएंट कॉज है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, तो किसी भी सूट के स्टेज पर वो टाइम ग्रांट कर सकते हैं टू द पार्टीज और टू एनी ऑफ देम, या तो दोनों मतलब या पार्टीज को or to any of them, and may from time to time adjourn the hearing of the suit for reasons to be recorded in writing। तो ये टाइम टू टाइम सूट को एडजर्न तो कर सकते हैं, सूट की हियरिंग की डेट आगे बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें रीजंस देने होंगे रिकॉर्डिंग में। मतलब दे हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं इन राइटिंग। provided that no such adjournment shall be granted more than 3 times to a party during the suit। ठीक है, जिस समय हियरिंग हो रही है सूट की, सिर्फ 3 बार जो है एडजॉर्नमेंट ग्रांट करी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके प्री के लिए कि कितनी बार एडजॉर्नमेंट जो है ग्रांट करती है कोर्ट। तो नॉट मोर देन 3 टाइम्स। सब रूल 2 सेज कॉस्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट। कॉस्ट क्या होगी एडजॉर्नमेंट की? इन एवरी सच केस द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर द फर्दर हियरिंग ऑफ द सूट। हर केस में कोर्ट जो है एक डेट फिक्स करेगी फर्दर हियरिंग के लिए सूट की, एंड शैल मेक सच ऑर्डर्स एज टू कॉस्ट ओकेजन्ड बाय द adjournment और सच हायर कॉस्ट एट द एज द कोर्ट डीम्स फिट। तो जो है कॉस्ट भी कोर्ट लेती है अगर एडजर्न कर रही है तो, या जो भी हायर कॉस्ट वगैरह है। प्रोवाइडेड दैट क्लॉज ए सेज व्हेन द हियरिंग ऑफ द सूट हैज कमेंस्ड। जब हियरिंग शुरू हो गई है सूट की, इट शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे। तो डे टू डे होगी, एक बार अगर शुरू हो गई तो डे टू डे होगी, अंटिल ऑल द विटनेस इन अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड। कब तक डे टू डे होगी? जब तक सारे जो विटनेस हैं, जिनकी जो मतलब आए हुए हैं, जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, जब तक उनको एग्जामिन ना कर लिया जाए तब तक डे टू डे प्रोसीडिंग चलेगी, यानी कि डेली प्रोसीडिंग चलेगी। अनलेस द कोर्ट फाइंड्स दैट फॉर द एक्सेप्शनल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय इट द एडजॉर्नमेंट ऑफ द हियरिंग बियॉन्ड द फॉलोइंग डे इज नेसेसरी। देखो, जब तक कि विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक डे टू डे प्रोसीडिंग चलेगी, लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल रीजंस हैं तो वो उन्हें रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग, और फिर वो चाहे तो मतलब अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि एडजर्नमेंट जो है हमें आगे की डेट पे फॉलो करनी पड़ेगी, आगे की डेट पर डालनी पड़ेगी, तो फिर वो आगे की डेट पर एडजर्नमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉज बी सेज नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी एक्सेप्ट वेयर the circumstances are beyond the control of that party। पार्टी रिक्वेस्ट कर रही है, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें एडजर्नमेंट दे दीजिए जज साहब से, तो ऐसा नहीं होता है हर केस में। हाँ, हालांकि अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो पार्टी के कंट्रोल के बियॉन्ड थे, जैसे फॉर एग्जांपल पार्टी को कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना था उस डेट पर, ठीक है, जिस डेट पर कोर्ट की हियरिंग थी, बट उस डेट पर वो एविडेंस वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए किसी भी एक्सेप्शनल रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, कोई सफिशिएंट कॉज अगर वो शो कर दे, अगर वो पार्टी शो कर दे कि सर हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए क्योंकि हमें एविडेंस प्रोड्यूस करना है, और अगर आप मतलब टाइम नहीं दिया जाएगा तो इट विल डिफीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस। तो ये सारी देखने के बाद, क्योंकि अब जो है सिचुएशन पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट जो है एडजॉर्नमेंट ग्रांट कर सकती है पार्टी की रिक्वेस्ट पर। जनरल रूल क्या है कि कोई भी एडजॉर्नमेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, क्लॉज सी सेज द फैक्ट दैट द प्लीडर ऑफ अ पार्टी इज एंगेज्ड इन अनदर कोर्ट शैल नॉट बी अ ग्राउंड फॉर एडजॉर्नमेंट। अब अगर ये फैक्ट है कि जो पार्टी का प्लीडर है वो किसी दूसरे कोर्ट में है, मान लो कि कहीं किसी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, वो हाई कोर्ट में बिजी है, तो क्या अगर वो वहां पर बिजी है तो वहां पर वो प्रेजेंट नहीं होंगे जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये ग्राउंड नहीं होगा, ये ग्राउंड नहीं होगा कि हम इस ग्राउंड पर एडजॉर्नमेंट प्रोवाइड कर दें कि आपका प्लीडर ही कहीं और बिजी है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ऐसे तो फिर काफी ज्यादा केसेस की डेट्स बढ़ती रहेंगी और कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा।
Clause D says where the illness of the pleader or his inability to conduct the case for any reason other than his being engaged in another court is put forward as a ground for adjournment. उसकी अगर इलनेस बताई जा रही है या उसकी इनएबिलिटी है कि वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा है केस किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन ये रीजन नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरे कोर्ट में एंगेज्ड है, ठीक है। अगर इसको एज अ ग्राउंड रखा जाता है एडजर्नमेंट वाला, कौन सा ग्राउंड, कि प्लीडर इल है या फिर वो इनएबल है आने के लिए कंडक्ट द केस किसी भी रीजन की वजह से। बट ये वाला रीजन, ये जो रेड, ये जो येलो वाला जो रीजन है, ये नहीं होना चाहिए कि वो एक अलग कोर्ट में बिजी है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये वाला अगर ग्राउंड है तो ये चलेगा, ठीक है। The court shall not grant the adjournment unless it is satisfied that the party applying for adjournment could not have engaged another pleader in time. कोर्ट तब तक एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगी जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि पार्टी दूसरा प्लीडर एंगेज नहीं कर पाई इतने टाइम में। मतलब कि पार्टी को इतनी लेट पता चला कि उनका प्लीडर जो है उनकी तबीयत खराब है या वो केस को कंडक्ट नहीं कर सकते। मान लो आज ही केस की डेट थी, आज ही उनको पता चल रहा है पार्टी को कि उनका प्लीडर जो है उसकी तबीयत खराब है या वो इनेबल है, तो इतनी जल्दी कैसे कोई प्लीडर एंगेज कर सकती है पार्टी। तो अगर पार्टी ये चीज कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि हमारे पास समय नहीं मिला, कि हम मतलब हमें इतना समय नहीं मिला, इतना इंटरवल नहीं मिला कि हम किसी दूसरे प्लीडर को एंगेज करवा सके, तभी जो है कोर्ट एडजॉर्नमेंट ग्रांट करेगी, वरना नहीं करेगी, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि जब उनका प्लीडर बीमार है या वो इनेबल है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो किसी दूसरे प्लीडर को एंगेज करे, अगर कोर्ट की डेट आने वाली है तो, ठीक है। कोर्ट की डेट है तो उनको एंगेज करना पड़ेगा किसी दूसरे प्लीडर को, ऐसे फिर कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। Then clause E says where a witness is present in a court but a party or its pleader is not present. विटनेस तो प्रेजेंट है, विटनेस प्रेजेंट है, और उसका पार्टी जो मतलब जिस पार्टी की भी का वो विटनेस है या उसका प्लीडर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, और द पार्टी और इस प्लीडर दो प्रेजेंट इन कोर्ट इज नॉट रेडी टू एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। लेकिन पार्टी या प्लीडर प्रेजेंट तो है कोर्ट में लेकिन वो रेडी नहीं है उसको एग्जामिन करने के लिए, ना क्रॉस एग्जामिन करने के लिए उस विटनेस को। द कोर्ट में, यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, इफ इट थिंक्स फिट, अगर उन्हें सही लगता है, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे विटनेस की, एंड पास सच ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट, डिस्पेंसिंग विद द एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पेंसिंग का मतलब होता है उन्होंने मना कर दिया कि अब जो है अगर आप रेडी नहीं है एग्जामिन करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, और अगर आपका पार्टी या प्लीडर प्रेजेंट नहीं है कोर्ट में और विटनेस हमारे पास प्रेजेंट है, तो कोर्ट चाहे तो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है विटनेस का, और ऐसा ऑर्डर पास कर देगी अगर उन्हें सच सही लगता है तो, क्योंकि यहाँ पर एज इट थिंक्स फिट लिखा हुआ है, मैंडेटरी नहीं है कि वैसा ऑर्डर पास करेगी, लेकिन अगर उन्हें सही लगता है तो वैसा ऑर्डर पास कर देंगे कि अब विटनेस का एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन कोई भी नहीं कर पाएगा, as the case may be, by the party or its pleader not present or not ready as aforesaid। ठीक है, ये जो ऊपर बताया गया कि वो रेडी नहीं है या प्रेजेंट नहीं है, ऐसे केस में कोर्ट चाहे तो विटनेस को विटनेस का जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर सकती है और डिस्पेंस कर देगी, मना कर देगी कि अब जो है कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन इन चीफ करने की या क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का करने की। ये मैं बार बार इस वजह से आप लोगों को बोल रही हूँ ताकि पढ़ते पढ़ते याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। Then rule 2 says procedure if parties fail to appear on day fixed। अब क्या प्रोसीजर होगा अगर पार्टीज फेल हो जाए उस दिन जिस दिन हियरिंग है। So where on any day to which the hearing of the suit is adjourned, जिस भी दिन जो है उस सूट की हियरिंग एडजर्न करी गई है, नेक्स्ट डेट मतलब जब दी गई, the parties or any of them fail to appear, पार्टीज या कोई भी जो है नहीं आया कोर्ट में, the court may proceed to dispose of the suit in one of the modes directed in the behalf by order 9 or make such other order as it thinks fit। कोर्ट जो है वो प्रोसीड कर सकता है, may proceed, कि वो डिस्पोज ऑफ कर दे सूट को किसी भी ऐसे मोड में जो हमें बताया गया ऑर्डर 9 में, या कोई अगर दूसरा ऑर्डर जो भी कोर्ट को सही लगता है। Explanation where the evidence or a substantial portion of the evidence of any party has already been recorded, जहां पर एविडेंस या सब्सटैंशियल पोर्शन क्या होता है? सब्सटेंस होता है, इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं,
या आप इम्पोर्टेंट कह लें, इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है एविडेंस का वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, ठीक है, ऑलरेडी उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। एंड सच पार्टी फेल्स टू अपेयर ऑन एनी डे टू विच द हियरिंग ऑफ द सूट इज अर्जेंट। और वो पार्टी जो है जिसका एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड किया गया, वो पार्टी उस दिन अपेयर नहीं होती है, पार्टी फेल्स टू अपेयर जिस दिन सूट अर्जेंट किया गया था। द कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिप्शन, तो कोर्ट के पास पावर है प्रोसीड विद द केस एज इफ सच पार्टी वर प्रेजेंट। वो इस तरीके से केस में प्रोसीड करेंगे जैसे कि पार्टी प्रेजेंट थी। भाई हमारे पास सब्सटैंशियल पोर्शन है एविडेंस का, ये एविडेंस है या सब्सटैंशियल पोर्शन है, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब पार्टी नहीं आई जिस दिन सूट एडजर्न किया गया था नेक्स्ट हियरिंग में, तो कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट जो है जो भी उनके पास एविडेंस है उस एविडेंस के साथ वो प्रोसीड करेंगे और ऐसे ही प्रोसीड किया जाएगा जैसे कि पार्टी वहां पर प्रेजेंट थी। ये हमारा रूल 2 कहता है। रूल 3 सेज court may proceed notwithstanding either party fails to produce evidence etc. Where any party to a suit to whom time has been granted, किसी भी पार्टी, सूट की किसी भी पार्टी को टाइम दिया गया है और वो फेल हो जाती है टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस, वो एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए फेल हो जाती है, और टू कॉज द अटेंडेंस ऑफ हिज विटनेस, या फिर वो अपने विटनेस किसी विटनेस को भी नहीं लेकर के आ पाती। कॉज का मतलब है कि उसका अटेंडेंस भी वो वहां पर प्रोक्योर नहीं कर पाती। और टू परफॉर्म एनी अदर एक्ट नेसेसरी टू द फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द सूट, या फिर कोई अगर दूसरा एक्ट कोर्ट ने बोला था कि आपको ये भी करना है और वो भी जो है जो एक्ट नेसेसरी है फर्दर प्रोग्रेस के लिए सूट के, वो भी वो फेल हो जाती है, नहीं करती। फॉर विच टाइम हैज बीन अलाउड, जिसके लिए कोर्ट ने स्पेशली टाइम दिया है ना। यहाँ पर हम टाइम की तो बात कर रहे हैं, कोर्ट ने स्पेशली टाइम दे रखा है एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, विटनेस को लाने के लिए, या फिर कोई दूसरा एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, बट पार्टी फेल्स नहीं करती वो ऐसा, ठीक है। The court may, notwithstanding such default, clause A, if the parties are present, proceed to decide the suit forthwith. Forthwith का मतलब होता है immediately. अगर parties present है तो proceed करेगी, जो भी चीजें हैं उनके पास present है उसी से decide कर देगी। और if the parties are or any of them is absent, proceed under rule 2. और अगर उन दोनों में से कोई भी absent है तो rule 2 के अंदर proceed करेगी, ठीक है। rule 2, एक सेकेंड, रूल 2 ये प्रोसीजर, ये क्या प्रोसीजर होगा, जैसे हमने पढ़ा ना कि ऑर्डर 9 के तहत जो है वो फिर उसके बाद काम करेगी, तो ये सारी चीजें, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ऑर्डर 17 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।